इंजीनियरिंग की अलग अलग ब्रांचेस हैं और सभी ब्रांच की अलग अलग अहमियत हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड को एवरग्रीन ब्रांच कहा जाता है। दोस्तों आदाब, मैं हूं सुंबुल शकील। खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। दोस्तों आज हम आपको सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड के बारे में तमाम अहम जानकारियां फराहम कराएंगे, एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे अगर आप इस फील्ड में तालीम हासिल करते हैं तो कहां और किस तरह से आप नौकरियां तलाश कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस पैकेज के जरिए आइए देख लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड आखिर है क्या। जब भी कोई मंसूबा तैयार किया जाता है तो पहले प्लानिंग से लेकर रिसर्च तक सभी काम किए जाते हैं। ये काम किसी आम इंसान के बजाय किसी प्रोफेशनल से कराए जाते हैं। बात अगर कंस्ट्रक्शन की करें तो ये सिविल इंजीनियरिंग की कैटेगरी में आता है। ये पूरा प्रोसेस सिविल इंजीनियरिंग कहलाता है। इसके तहत ट्रेंड लोगों को किसी प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस का काम करना होता है। किसी भी प्रोजेक्ट की लागत से लेकर उस काम को पूरा करने तक की जिम्मेदारी सिविल इंजीनियर की होती है। अगर आप कंस्ट्रक्शन के शोबे में दिलचस्पी रखते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में करियर बना सकते हैं। काबिले जिक्र बात है कि पिछली एक दहाई में रियल एस्टेट कारोबार बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। इसके चलते इस फील्ड के प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बढ़ गई है। अगर आप भी किसी नायाब इमारत या प्रोजेक्ट को देखकर कुछ उसी तरह का काम करने की दिलचस्पी रखते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स आपके मुस्तकबिल को एक नई राह दे सकता है। दोस्तों उम्मीद है इस इंजीनियरिंग की फील्ड के बारे में, इस फील्ड को और ज़्यादा बारीकी से जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के हेड प्रोफेसर अतहर हुसैन साहब। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। सर यूँ तो इंजीनियरिंग की हर फील्ड अहमियत रखती है अपने आप में, लेकिन जो सिविल इंजीनियरिंग है वो एक एवरग्रीन फील्ड कहा जाता है उसको। ऐसे में अगर एक नौजवान इस फील्ड के बारे में जानकारी हासिल करना चाहे तो एज एन एक्सपर्ट, बतौर एक्सपर्ट आप क्या बताना चाहेंगे? बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग को मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस भी कहा जाता है कि सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली सिविलाइज्ड करता है किसी भी नेशन के अपग्रेडेशन में। अगर हम बात करें कि अपने इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया के रेस्पेक्ट में इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट वी कैन से इकोनॉमी एंड इट इम्पार्ट्स अराउंड 10% ग्रोथ टू द जीडीपी, कंट्रीब्यूट्स 10% जीडीपी। सिविल इंजीनियरिंग, यस, तो सबसे सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया में, वो दो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मानी जाती है। और around I think more than what I can say is around 250 million people are generally involved in this industry in India itself, in India. And the thing is that it has a broad areas. Basically एक bridges are there, construction of bridges, construction of roads, construction of buildings, canals, एंड अगर कोई पानी रिवर वाटर है, नेचुरल वाटर बॉडी है, उसको कैसे हमें डेविएट करना है, उसको हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है। फिर एक इसका और बहुत बड़ा पार्ट है दैट इज़ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, जहाँ पे हम पॉल्यूशन की बात करते हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट की हम बात करते हैं। फिर इसका और बहुत एक एस्पेक्ट है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जहाँ हम सॉइल की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं, उस सॉइल स्ट्रेटा को हमें देखना है, उस सॉइल की क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, किस तरह से हम वहाँ पे अपने स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। और फिर इसके अलावा हमारा एक फील्ड इसमें सर्वेइंग का है, जो आजकल मॉडर्नाइज हो गया है इन द फॉर्म ऑफ जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। पहले हम सारी चीज़ें मैनुअली करते थे, वी यूटिलाइज सम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर दैट, बट नाउ इट इज़ ऑल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स दे आर हाईली एक्यूप्ड। आजकल हम रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के थ्रू पूरा सर्वेइंग करते हैं। फिर देन प्लानिंग इंजीनियर्स, प्लानिंग कोई भी अगर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है तो उसमें मैनेज करना है तो देयर आर प्लानर्स, टाउन प्लानर्स आर देयर। देन अनदर इज़ द हाईवे इंजीनियरिंग, जहाँ पे आपका हमारा रोड्स का आता है और रेलवेज़ का है, एयरपोर्ट है हमारा, हार्बर्स है, डॉक्स है। लाइक वी आर कंस्ट्रक्टिंग ए नंबर ऑफ nowadays I can for an example मेट्रो लाइन्स है हमारी और हाई स्पीड रेल्स है, दिस इज ए पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग इज़ द ओनली ब्रांच that actually I can say that
advances the nation. Okay, right now what is happening in India is कि India में अभी we are in the developing world, we are developing ourselves. So India is a developing country, but developing at a very fast rate as compared to other countries, other developing countries, and it will take time to become a developed country. And to become a developed country, important aspect is that is civil engineering and infrastructure engineering should be at its top. अगर हम तालीम की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर क्या कुछ पढ़ाया जाता है? सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली स्टार्ट होता है हमारी बिल्डिंग से, स्ट्रक्चर्स में जो हमें फैसिलिटी सबसे पहले देनी है, दैट इज़ हमें सॉइल इन्वेस्टिगेशन करना है तो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है, जियो टेक्निकल एडवांस फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है कि किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर लाइफ लॉन्ग रहेगा, बियरेबल रहेगा, तो उसको सॉइल जो है वो उसको दैट मीन्स बियर कर सके उस लोड को, जो बिकॉज नाउ डेज वी आर कंस्ट्रक्टिंग ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स एंड मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर्स आर देयर. देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज के द फैसिलिटी दैट वी प्रोवाइड लाइक वाटर सप्लाई सिस्टम्स है, सीवरेज सिस्टम्स है, सो दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. वाटर सप्लाई भी हम पूरी सिटी के लिए हमें डिज़ाइन करना होता है, उसमें प्रेशर सिस्टम्स होते हैं कि हमें अलग अलग प्रेशर हमें देना है, हमें पानी अगर पहुंचाना है तो फर्स्ट फ्लोर पे भी जाना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट में भी जाना चाहिए, उसको 20th या 30th फ्लोर पे भी जाना चाहिए. सो दैट इज़ ए पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियर दैट ही विल कंस्ट्रक्ट सच ए फैसिलिटी to so that water supply system should be maintained throughout the city with enough pressure in that. Second important thing is that when water is being used, then it is discarded, it is called as waste water. उस waste water को collect करना, उसको carry करना, transport करना, उसको treat करना और फिर उसको utilize करना या dispose करना, ये एक part हो जाता है. फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है सड़कों का निर्माण. अगर हम कहें सड़कों का निर्माण हमें करना है या रेलवे लाइन हमें बनानी है, एयरपोर्ट अगर हमें डिज़ाइन करना है, एयरपोर्ट के लिए रनवे हमें बनाना है, फिर अगर हम हार्बर्स की बात करें, डॉक्स की बात करें, कोस्टल एरियाज़ की बात करें, उनको प्रिवेंट करना है तो उसके लिए भी सिविल इंजीनियर ही उसको करता है. ही इज़ द मैन हु इज़ बिहाइंड ऑल सच एस्पेक्ट्स. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम देखें हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शंस हैं जो बहुत ही यूनिक है. इन रुड़की, इन पंजाब आई हैव सीन सो मैनी स्ट्रक्चर्स दैट द रिवर इज़ गोइंग फ्रॉम डाउन एंड कैनाल इज़ गोइंग फ्रॉम इट्स टॉप. एक्वाडक्ट्स हैं और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कि उसमें नहर आपकी ऊपर से जा रही है, नदी नीचे से जा रही है, या नदी ऊपर से जा रही है तो नहर नीचे से हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. सो दीज आर रियली अमेजिंग स्ट्रक्चर्स. तो सिविल इंजीनियर के बारे में ये कहा जाता है कि वाट एवर ही थिंक्स ही गिव्स द शेप टू दैट, मतलब जो उसने सोच लिया वो कर देता है. सर आपने जैसे कि अभी जिक्र किया प्लानिंग और डिज़ाइनिंग का, तो क्या आर्किटेक्चर भी इसमें थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है? प्रीवियसली क्या था कि आर्किटेक्चर ही था पहले जी. हाँ, ये जो ये कॉइंड या वी कैन से ये शब्दावली सिविल इंजीनियरिंग की आई, ये 18th सेंचुरी में आई. इसको बाइफुर्केट करने के लिए, क्योंकि आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग में थोड़ा डिफरेंस है. आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स यू ब्यूटिफिकेशन, बट हार्ड कोर दैट इज स्केलेटन, जैसे हमारा ढांचा है शरीर का, सो दैट इज डेवलप्ड बाय सिविल इंजीनियर. सिविल इंजीनियर प्रोवाइड्स द वी कैन से द स्केलेटन ऑफ ए बिल्डिंग, इट्स स्टेबिलिटी टूवर्ड्स द फोर्सेस, जो भी जैसे अर्थक्वेक है या विंड फोर्सेस है, आंधी तूफान आता है, अर्थक्वेक आता है, कुछ भी ऐसे फोर्सेस है, उनको रेजिस्ट करने का वो डिज़ाइन एस्पेक्ट में आता है. तो डिज़ाइन इंजीनियर जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर सिविल के होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं. तो आर्किटेक्चर ये आप समझ लीजिए इट इज़ जस्ट ए गिविंग ए ब्यूटिफिकेशन टू द बिल्डिंग और टू द स्ट्रक्चर, बट बेसिकली डिज़ाइन एस्पेक्ट से सिविल इंजीनियर्स डिज़ाइन कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड, कितना उसमें कंक्रीट जिस वर्ड यूज़ करते हैं हम, एग्रीगेट्स होते हैं, सीमेंट होता है और अदर उसमें बाइंडर्स होते हैं बहुत सारे. हम ऐसी पर्टिकुलर इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस टू प्लेस कि कहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, बट अमाउंट ऑफ दोज मिनरल्स यानी क्वांटिटी ऑफ दोज, क्वालिटी ऑफ दोज
एंड इवन रेनफोर्समेंट जो जिसको हम सरिया बोलते हैं या स्टील बोलते हैं, स्टील रेनफोर्समेंट, तो वो जो कितना यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पे कितना करना है, वो सब पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग। जी सर, हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जो रियल एस्टेट कारोबार है उसने तेज़ी से तरक्की की है, तो ऐसे में जो प्रोफेशनल्स हैं इस फील्ड के, उनकी भी मांग बढ़ी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो करियर के तौर पर आप इसको किस तरह से देखते हैं? कितने करियर के इम्कानात इस फील्ड ने बढ़ाए हैं नौजवानों के लिए? एक्चुअली द थिंग इज़ के मेरे अपना नज़रिया ये है सोचने का कि मैं इस फील्ड में 6 या 7 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। पहले तो वो बच्चे आते हैं जिनका मेन ओरिएंटेशन होता है कि आई हैव टू गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, मुझे तो सरकारी नौकरी ही करनी है। सरकारी नौकरी में बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है और सबसे टॉप में रेलवेज़ आता है, CPWD आता है, PWD आता है। PWD इज़ स्टेट वाइज, then we have जल बोर्ड्स, जल निगम्स, and we have municipal corporation bodies, and we have we can say irrigation departments all where, और हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स भी हैं, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स भी हैं। तो ये वो बच्चे होते हैं जो जिनको सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज UPSC के थ्रू उनको सेलेक्ट होना है। फर्स्ट प्रेफरेंस वेरी फ्यू आर IAS के लिए बहुत कम बच्चे जाते हैं, पर मोस्टली दे प्रिपेयर फॉर ES, इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में व्हेन दे आर सेलेक्टेड, वो स्टार्टिंग में ही उनको एक अच्छी रैंक मिलती है, ताकि जब प्रमोशन होता है तो दे आर ऑन द टॉप अप टू चीफ इंजीनियर दे कैन गो। तो उसमें सेकंड कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनको PSUs में जाना होता है। देयर आर मैनी, जैसे NTPC है, NHPC है और ऑयल एंड गैस है, इस तरह की जो हमारी PSUs है, तो वो गेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं। गेट में भी बच्चे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ वो बच्चे जिनकी अच्छी रैंक आती है, तो वो बच्चे या तो PSU सेलेक्ट करेंगे या वो हायर स्टडीज़ के लिए IITs और इन सब इंस्टीट्यूट्स में चले जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनका अपना विजन होता है कि आई विल बी सिलेक्टेड फॉर अनदर गुड जॉब बाय परस्यूइंग माई हायर एजुकेशन, यानी कि M.Tech करके। फिर थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी में हमारे वो बच्चे आते हैं जो जिनका विजन होता है कि मुझे बाहर जाना है और बाहर से कोई डिग्री करनी है, MS की, मास्टर ऑफ साइंस या समथिंग लाइक दैट, या PhD करना है। तो ये वो बच्चे हैं जो कुछ अपने एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं, TOEFL है और GRE और IELTS है, तो वो सब प्रिपरेशन करके ये लोग बाहर सेटल हो जाते हैं। फिर वो बच्चे आते हैं जो इंडिया में कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ है, बहुत बड़ी बड़ी DLF है, L&T है और आई थिंक NBCC है, देयर आर सो मैनी कंपनीज आर देयर, और इरकॉन इंटरनेशनल है। तो ये वो बच्चे हैं जो कंपनीज़ में सिलेक्ट होते हैं। तो देयर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, बट बेसिकली उनका एम यही है कि दे शुड गेट ए गुड जॉब। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि क्या कुछ कर सकते हैं वो सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक पढ़ाई के बाद, या क्या कुछ सोच के आते हैं बच्चे और कहाँ कहाँ उन लोगों को नौकरियां भी मिल सकती हैं। ऐसे में हम सभी जानते हैं हर फील्ड के अपने अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं। इस फील्ड की अगर हम बात करें तो जब पढ़ाई करके नौकरी करने के लिए बाहर निकलते हैं नौजवान, तो किस तरह के चैलेंजेस सामने आते हैं? देखिए, हम बच्चों से यही बताते हैं कि दे शुड बी स्पेशलाइज्ड। जी हाँ, अगर वो सिविल इंजीनियरिंग में कर रहे हैं तो उनको अगर भीड़ से अलग होना है, देयर शुड बी सेपरेट फ्रॉम द भीड़, फ्रॉम दिस क्राउड, तो देयर शुड बी स्पेशलाइज्ड इन समथिंग। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सॉफ्टवेयर्स, आजकल एडवांसमेंट का ज़माना है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन द सिविल इंजीनियरिंग ऑल्सो, एंड बेस्ड, तो उसी बेसिस पे उनको देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर्स related to design of the buildings, design of bridges and design of the water or wastewater treatment plants, and there are number of things involved, and even the, जैसे कोई particular city या town हमें plan करना है, उसमें हमें सीवर लाइन बिछाना है या उसमें वाटर की पाइपलाइंस बिछानी है, उसके लिए सॉफ्टवेयर, आजकल पहले मैनुअल ही होता था सब कुछ, बट अब नाउ ए डेज इट इज़ थ्रू द सॉफ्टवेयर। सो व्हाट वी सजेस्ट टू द students, and we even provide them the training also, so that they could be specialized and they could get job within time.
So the thing is, the only in the startup or in the starting phase that is really important is the hard work. If they are doing hard work for 1, 2 or 3 years, then definitely they will be succeeding and they will got good, they could grab a good job. Yeah. सर हमने देखा है जैसे कोई भी चीज़ तामीर करते हैं तो सिविल इंजीनियर्स का रोल बहुत अहम होता है। अगर हिफाजत की बात की जाए तो कितनी अहमियत रखती है, क्योंकि एक जिम्मेदारी आ जाती है उन पर किसी भी चीज़ को तामीर करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, इसका स्टार्टिंग से ही हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि एक सिविल इंजीनियर की ये जिम्मेदारी है कि स्टार्टिंग फेज से, जब से कंस्ट्रक्शन का काम किसी भी स्ट्रक्चर का शुरू होता है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करें, मटेरियल्स की क्वालिटी क्वांटिटी का सही यूज़ करें, क्रॉस चेक करें। और इंजीनियर का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जो काम है इंजीनियर का, व्हेन इट इज़ न्यू, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन पावर होनी चाहिए उसकी, एंड दैट शुड बी समहाउ करेक्ट कि एट द स्पॉट उसको क्या डिसीजन लेना है। अदरवाइज इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम परसिस्ट इन द इनिशियल फेज, इट विल कंटिन्यू। बिल्कुल। और कोई भी स्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो टाइम टू टाइम उसका इंस्पेक्शन, एंड वी हैव अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन दिल्ली फॉर द थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस वर्क, वॉट एवर द projects going on from PWD, CPWD, Jal boards and other we can say bodies that are doing a lot of construction. रोड नेटवर्क का इतना यहाँ पे फ्लाईओवर्स का काम बहुत चल रहा है, हॉस्पिटल्स का काम और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का, देयर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव इन हैंड, और वो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है वो प्रोजेक्ट्स कि आप इसकी क्वालिटी एश्योरेंस चेक कीजिए। तो ओनली थिंग इज़ हम अपने स्टूडेंट्स को और जो भी उस पर्टिकुलर इंजीनियर, साइट इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहे हैं, यही सजेस्ट करते हैं कि डेली दे शुड नोट डाउन ऑल द एनोमलीज एंड डेली दे शुड टेल टू द पर्टिकुलर वी कैन से हायर अथॉरिटीज़ एंड ट्राई टू, आई थिंक उस वी कैन व्हाट आई कैन से इज़ कि उसको उसी समय पे तुरंत उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे उसको सही किया जाए, फिर आगे नेक्स्ट, नहीं तो काम नहीं होने दिया जाए। सर जैसे आपने बताया कुछ चीज़ें जो है एक सिविल इंजीनियर को ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसे में जो नौजवान हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनमें किस तरह की काबिलियत, हुनर या क्रिएटिविटी होनी चाहिए इस फील्ड में एक बेहतर करियर बनाने के लिए? मैं ये कहूँगा कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है तो उसके बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स शुड बी थॉरोली क्लियर। और कोई अगर डिज़ाइन, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ सब ब्रांचेस और वी कैन से स्पेशलाइजेशंस, तो जनरली एक डिज़ाइन इंजीनियर के लिए सबसे ज़रूरी है उन सॉफ्टवेयर्स को सीखना। दूसरी चीज़, अपना एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें कि वेदर आई शुड बी गोइंग इन प्राइवेट जॉब और PSU or in government job, or there are another one field that I am telling you is the scientists. There is a lot of I think researchers in civil engineering that are doing very well, and we have many of the researchers in India that are among the top 2% scientists of the world, and we are the engineers, though generally कोई भी रिसर्च होती है उसका एप्लीकेशन हम लोग ही करते हैं इंजीनियर्स, तो वी आर ऑन द एप्लीकेशन साइड। रिसर्च तो साइंस स्ट्रीम के लोग भी करते हैं, पर एप्लीकेशन पार्ट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन इंजीनियर, और इंजीनियर्स को ही मतलब उसको अप्लाई करता है, और जनरली द लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इज। जी, जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि बहुत कुछ है इस फील्ड में करने के लिए। ऐसे में नौजवानों में किस तरह की या कितनी दिलचस्पी देखने को मिलती है इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए? इंडिया में बच्चों का जो स्टूडेंट्स का जो थोड़ा सा डेविएशन है, क्योंकि हमारे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं सिविल ब्रांच, अराउंड 75 to 80% ऑप्ट फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, तो इसलिए ऑप्ट करते हैं सिविल ब्रांच। रेस्ट ऑफ द 20% आर दोज हु वांट टू मूव आउटसाइड और टू गो फॉर फर्दर स्टडीज़, और वी कैन से रिसर्च, R&D कह लीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या टीचिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट वेरी
We can say we have a number of colleges in India and a number of we can say faculties required. But the thing is, a lot of competition is there. And in this field also, if you are doing a number of we can say a lot of research you are doing, and you are involved in so many projects, and you are other than teaching also, so then you can be said as a good professional, or we can say a professional academician. तो जैसे अभी आपने जिक्र किया कॉलेजेस की, इंस्टीट्यूट्स की, तो कौन कौन से अहम इदारे हैं जो इस फील्ड में तालीम दे रहे हैं? और जब एक नौजवान नौकरी तलाश करने के लिए, ऐसे आपने बताया कि सरकारी नौकरियों के लिए ज़्यादा आते हैं इस फील्ड में, जब वो एक नौकरी तलाश करने के लिए निकलता है तो एक इंस्टीट्यूट का नाम कितना अहम हो जाता है? एक्चुअली इंस्टीट्यूट जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ, दैट इज़ इन 1847. इट इज़ नाउ IIT Roorkee. So it was set as Thomson College of Engineering, and later on it became University of Roorkee, and now it is IIT Roorkee. So civil engineering department is the oldest department in India. Of IIT Roorkee I am talking about, and the major IITs of India, 7 IITs were there previously. IIT Chennai is there, IIT Mumbai, Powai, then IIT Delhi, IIT Roorkee, IIT Kanpur, IIT Kharagpur, and now IIT Guwahati. And IIT Ropar is also there, and IIT Gandhinagar is there. So many IITs are there. So these are the top institutes that generally are having the good, we can say, well established departments of civil engineering. And we have previously we were having regional engineering colleges, जो कि अब NITs हो गए. तो NITs of the states, like in Delhi it is NIT Delhi, it is a recently established department of civil engineering there, and NIT Allahabad is there, and in Punjab also NIT Jalandhar is there, NIT Kurukshetra there. तो बहुत सारी NITs है. उसके बाद आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जो कि बहुत अच्छी और पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में वी कैन से दैट AMU, BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया, एंड दिस NSUT. सर, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी की ही अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में हम क्या कुछ नया देख सकते हैं, ख़ास तौर से जब सब चीज़ डिजिटल हो चुकी हैं? हाँ, एक्चुअली हमने अभी जो है ना, हमारे पास वी हैव परचेज्ड ए नंबर ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर्स फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, एंड वी आर एक्चुअली अपग्रेडिंग आवर लेबोरेटरीज ऑल्सो. सो स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरीज वी आर डेवलपिंग, और आने वाले टाइम में हम ये चाहते हैं कि for the Delhi NCR region, this NSUT civil engineering department should be the center of excellence. बेशक सिविल इंजीनियरिंग की जो फील्ड है वो बहुत ही अहम है और बहुत कुछ है इसमें करने के लिए. आपने जैसा कि हमें बताया, जो नौजवान ख्वाहिशमंद हैं इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा सर? मेरा यही कहना है कि दिस ब्रांच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं, प्रॉब्लम्स आपको पता चलती है क्या क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम है. बिल्कुल ठीक है, उसको आप कैसे कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे या उसको ख़त्म करेंगे. बिल्कुल ठीक है, तो डेफिनेटली आपको एक नया एक्सपीरियंस एट एवरी स्टेज, एवरी डे, इन एवरी एस्पेक्ट यू विल गेट. मतलब आपको you will get new and new experience in every new project. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमें ये तमाम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया मेरी बात पहुँचाने का. और दूसरा ये है कि बच्चों को थोड़ा सा इनक्रेज करना है, बिकॉज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे एक दूसरे से सुनते हैं, करते हैं, तो दे आर गोइंग टूवर्ड्स ओनली वन साइड. तो ऐसा नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान कर सकता है और अपनी ग्रोथ कर सकता है, अपना आप को एस्टेब्लिश कर सकता है और अपना नाम कर सकता है. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू. तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर अतहर हुसैन साहब, जो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड के बारे में हमें अहम जानकारियां फराहम करा रहे थे. चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आपके लिए कहां कहां नौकरियां मौजूद हैं और आप कहां कहां किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं.
हमारी आज की किस्त आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगले हफ्ते एक नई फील्ड की तमाम जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। Welcome to our favorite